प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहा है, चुनावी बयार भी अपने रंगों के साथ सभी को रंगते हुए अपनी मस्ती में अब बहने लगी। पार्टी राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक, नेता छोटा हो या बड़ा, सबका अपना अलग जोश एवं अलग उमंग है। ऐसे ही 2016 में निर्मित लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी अपने सभी पदाधिकारियों के साथ राजधानी के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषकर जातिगत आरक्षण एवं पूर्व की सभी सरकारों द्वारा सवर्ण समाज के साथ हुए अन्याय के साथ प्रदेश की सभी 403 सीटों से अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने भाजपा एवं कांग्रेस दोनों को नागनाथ एवं सापनाथ बताया एवं अपनी सरकार आने पर किसानों, बेरोजगारों, खासकर सवर्ण समाज को आगे बढ़ाने एवं चिकित्सा शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त करने तथा जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करने की बात कही। अब देखना यह है कि पहली बार चुनावी दंगल में उतरी पार्टी अपने उद्देश्यों में कितना सफल हो पाती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ संतोष तिवारी, सिटी कनेक्शन, लखनऊ। आप सबका हृदय तल से बहुत बहुत सादर धन्यवाद कि आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे कम समय में हमें गंभीरतापूर्वक लेते हुए आप लोग एकत्र हुए, हमारी पार्टी की विचारधाराओं को जानने के लिए, समझने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। हमारे पत्रकार बंधु सबसे सशक्त माध्यम है आज के समय में किसी भी चीज को समाज के बीच में लाने के लिए, समाज को उसकी उपयोगिता बताने के लिए, समाज को सही राह पर चलाने के लिए अगर सबसे मजबूत कोई स्तंभ है तो पत्रकारिता, मीडिया, हमारे पत्रकार बंधु ही हैं, जिनकी वजह से हम अपनी बात जन जन तक पहुंचा पाते हैं। समाज के उन पिछड़े, बहुत दूर दराज के लोग जो कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक साधनों से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन कहीं न कहीं से अखबार जरूर पढ़ते हैं, और हम लोगों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा बताई हुई बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपना फैसला करते हैं। बहुत दिनों से चला आ रहा था कि हमारा सवर्ण समाज, खासतौर पे भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो समृद्धि में हमेशा सहायक रहा, लेकिन उसको उसका हक कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आजाद होने के बाद से आज तक देश के किसी भी कानून ने सवर्णों का संरक्षण नहीं किया। सवर्णों के लिए ना कोई आज तक कभी बिल लाया गया, ना कभी उनके अधिकार के लिए कोई लड़ाई लड़ी गई, ना उन्हें कुछ देने का प्रयास किया गया। ये जरूर रहा कि समाज में सवर्णों को एक विलेन के तौर पे उनके नेगेटिव रोल्स को ही हमेशा उभारा गया और समाज तक पहुंचाया गया। चाहे हमारा फिल्म जगत हो, चाहे सीट पे बैठे हुए लोग, उन्होंने हमेशा ही सवर्णों को 2, 4, 5 मुख्य जातियां जिनको की टारगेट करके कि यही सारा अपराध, सारा गलत काम यही करते हैं और सबको दबाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत चिंतन किया, बहुत मंथन किया। मंथन करने के बाद में ये निर्णय हुआ कि क्यों ना अपने समाज के लिए, अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का निर्माण किया जाए। वैसे तो सवर्ण समाज के लगभग 18-20 हजार संगठन काम कर रहे हैं पूरे देश में, जो सामाजिक तौर पे काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे काम करने वाले बहुत ही कम संगठन है। शायद चिराग लेकर ढूंढना पड़े तो एक आधे मिल जाए जो देश में जो सवर्णों के हित की बात कर सकते हो। वर्तमान में जितने भी सांसद विधायक चुन करके जाते हैं, जितने भी सांसद विधायक सदन में मौजूद हैं या पूर्व विधायक रहे हो, किसी ने भी कभी आज तक सवर्ण समाज के लिए, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। कभी भी एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। आरक्षण पे जब बहस हुई तो मूक दर्शक बन करके बैठे रहे और मेजें थपथपा करके स्वागत करते रहे लोगों का कि हमारा हक किसी को भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी प्यारी है। जबकि वह इस बात को भूल गए कि देश की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी
देश की कोई भी विधानसभा या लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर सवर्ण मतदाताओं की संख्या 50% से कम। लेकिन सवर्णों के हित की बात करने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं। लाल किले से की प्राचीर से जिसको भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ उसने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों इन्हीं के लिए बात की और इन्हीं की बात सदैव वो करते रहेंगे, क्योंकि सवर्ण समाज संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग सवर्ण समाज को एकजुट करने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर एक चीज में मेरिट, अगर 138 अंक पाने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाएगा सवर्ण समाज या सामान्य समाज से, और 108, 107 अंक पाने वाला डॉक्टर बन जाएगा और दोनों ही डॉक्टर एक साथ किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, तो आप किससे इलाज कराना पसंद करोगे? वेल एजुकेटेड डॉक्टर से कराना पसंद करोगे या साधारण तौर पे जो आरक्षण की बैसाखी के सहारे वहां तक पहुंचा है उससे इलाज कराना पसंद करेंगे? अगर आप उससे इलाज कराना पसंद करते हैं तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं। ये एक सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र नहीं, पूरे भारत की हर एक व्यवस्था में यह बात लागू है, क्योंकि आरक्षित लोगों को एक तो कट ऑफ मेरिट में भी उनको आरक्षण मिलता है, इसके बाद में उनको उम्र में भी आरक्षण मिलता है, उनको हर जगह वो सुविधाएं मिलती हैं और वो किसी न किसी प्रकार से 2, 4, 6, 8 अटेम्प्ट में वहां तक पहुंचे ही जाते हैं। और आरक्षण के सहारे जिस सेवा को करते हैं उस सेवा में देश का भला नहीं हो सकता है, वो अपना भला स्वयं नहीं कर सकते हैं। जब जानकारी नहीं होगी तो वह व्यक्ति कैसे काम करेगा? तो हमारा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि हम लोग संगठित होकर के अपने देश के नागरिकों के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने देश को योग्य और समृद्ध बनाने के लिए इस विषय पर चिंतन जरूर करें कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था मात्र 20 वर्षों के लिए लागू की गई थी, जो हर 20 वर्ष बाद रिन्यू करते रहते हैं, हर 20 वर्ष बाद बढ़ाते रहते हैं। और मूल जो इसकी अवधारणा थी कि आरक्षण से समाज का जो बहुत गरीब और शोषित और वंचित तबका है वो इसका लाभ पाएगा, वो इसका लाभ नहीं पाता है, क्योंकि यह व्यवस्था जातिगत आंकड़ों के आधार पे चल रही है और जातिगत होने के नाते इसका पूर्णतः लाभ जो समृद्ध लोग हैं, जो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, बच्चे गांव देहात के, वही उसका लाभ पाते हैं, बाकी नहीं पाते। जो गरीब है और गरीब होता चला जा रहा है, उसके घर के बच्चे कभी आरक्षण का लाभ नहीं पाते। ऐसी बातें व्यवहार में आई हैं कि लगभग 70 से 80% आरक्षण का लाभ सिर्फ बड़े लोगों को मिला। 20-25% अगर निम्न स्तर के लोगों को उसका लाभ मिला तो निम्न स्तर के जीवन स्तर इतनी जल्दी इससे नहीं सुधर सकता। यह व्यवस्था तभी सुधर सकती है जब आरक्षण को जातिगत ना करके इसको आर्थिक आधार पर लागू किया जाए और समान रूप से लागू किया जाए। ऐसी परिस्थिति में ही आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल सिद्धांत है, वो पूरा हो सकता है। अव्वल तो अगर आरक्षण दिया जाना जरूरी है देश के लिए, ये विचारणीय प्रश्न है, तो उसको जातिगत आधार पर न करके आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। और यदि इसे हम इस व्यवस्था को समाप्त कर सकें और शिक्षा मुफ्त कर सकें, शिक्षा बच्चों तक पहुंचा सकें, हमारे देश के बच्चे बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी शिक्षा नीति बननी चाहिए जिससे कि हर वो गरीब हो चाहे अमीर हो अपने बच्चों की शिक्षा से कम फ्री रहे, कि हमें बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च नहीं करना है। यह जिम्मेदारी सरकार हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी, जो जिस योग्य होगा वो अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम लोगों की पार्टी का एक मत यह भी है कि जितने भी निजी शिक्षण संस्थान या निजी चिकित्सा संस्थान चल रहे हैं उनको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के मुफ्त इलाज की व्यवस्था और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था वहां पर लागू करे। जब एक गरीब बीमार होता है, परेशान होता है, तो उसके दिल से पूछिए, कभी जांच के नाम पे, कभी इलाज के नाम पे, कभी ऑपरेशन के नाम पे, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, सब के सब शोषण करते हैं। चिकित्सा जगत में तो इस कदर, मैं सभी को नहीं कहूंगा लेकिन ये जरूर है कि इस कदर लोग
व्यावसायिक हो गए हैं, एक एक आदमी का 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का बिल बनाते हैं। अभी कोरोना संक्रमण आया, एक महामारी आई जिसमें पूरे देश ने अपने देश की चिकित्सा व्यवस्था का सामना किया और उस चिकित्सा व्यवस्था से बहुत सारे अनुभव लिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जिनके पास व्यवस्था थी वो किसी तरीके से अपनी जान बचा ले गए और जिनके पास व्यवस्था नहीं थी उनका ईश्वर ने ही बेड़ा पार किया। तो चिकित्सा व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए। देश के किसानों के लिए, देश के किसानों को सिंचाई के लिए, अपनी कृषि कार्य हेतु बिजली और पानी मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे दल के एजेंडे में शामिल है। यदि हमारे देश की जनता ने हमें कभी मौका दिया, शासन सत्ता में हमें भेजा, तो हम देश के किसानों के लिए विद्युत व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था मुफ्त करेंगे और जिन नाजायज तरीके के कर्ज के बोझ में हमारा किसान दब जाता है और आत्महत्या करता है, ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। चिकित्सा व्यवस्था हम लोग मुफ्त करेंगे। हम लोग चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं कि हमारी सरकार बनने पे हम देश के आम नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत देंगे। अभी हमारे शब्द हो सकता है कि मेरी बहुत कम समय की पार्टी है, अभी हमारे शब्द हो सकता है कि बड़े लगे लोगों को, लोग कहें कि इतना बड़ा बोल रहा है, आदमी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा काम तो कहना है और करना है, अपने सिद्धांतों पे चलना है। मैं अकेला निकला हूँ, हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए और ईश्वर से कामना है, हमारी जनता जनार्दन से कामना है कि हमारे साथ इसी तरीके से दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते रहें। हम मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद, इस्लामिक तुष्टीकरण, हिंदुत्व या ऐसा आप कर दोगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा, ऐसा कर दोगे तो तालिबान आ जाएगा, ऐसा कर दोगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा भारत एक अखंड भारत है। हमारे यहाँ रहने वाले सभी लोग इसके नागरिक हैं और सबकी संप्रभुता की रक्षा करना। जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा धन्यवाद जो उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी। प्रदेश में हम जन समस्याओं को लेके, अपने मुद्दों को लेके और मुद्दों के निराकरण को लेके हम लोग प्रदेश में हम लोगों का दौरा चल रहा है, जिसमें कि 50 से 55 सीटों पे आवेदन भी प्राप्त हुए हैं और जनता का बड़ा हम लोगों में विश्वास जता रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी आरक्षण के विरोध में मंच से विरोध नहीं करती है। आरक्षण का मुद्दा हम लोग चाहते हैं, मन में चाहते हैं, लेकिन मंच से कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाती। हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है, हम लोग मंच से इसका विरोध करते हैं। दूसरा, हम युवाओं की सोच को लेके ये पार्टी का गठन किया गया। युवाओं को प्लेटफॉर्म हमेशा राजनीतिक घराने से, राजनीतिक संबंध से या उसकी पृष्ठभूमि से उससे मिलता है, लेकिन